वेलकम टू माय चैनल। अगर आप BA 4th सेमेस्टर में हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम BA 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो 8 यूनिट्स हैं उस 8 यूनिट्स का पूरा निचोड़ है आज का ये वीडियो। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ जो इस बार आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की। इकोनॉमिक्स के अलावा भी हर सब्जेक्ट की महासंग्राम रिवीजन क्लास की वीडियो चैनल पे लगातार अपलोड हो रही हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं, तो विजिट कीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको BA के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस, मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा जरूर आपसे पूछेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स। मुद्रा का मतलब आप जानते हैं करेंसी, तो क्या होता है? देखिए, मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है जो विनिमय कार्य करने के साथ साथ मूल्य संचय व मूल्य गणना का भी कार्य करता है। प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। आम सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो मुद्रा क्या है। जो हमारे भारत का रुपया है वो भारत की मुद्रा है, और आप कोई भी वस्तु या सेवा खरीदने वाले होते हैं तो उससे पहले आपको मुद्रा देनी होती है। अगर आपने ये पेन खरीदा तो इसके लिए इसका जो मूल्य होगा उस मूल्य के रूप में आपको मुद्रा देनी होगी। आपको 5 रुपये का अगर ये पेन है तो 5 रुपया दुकानदार को देना होगा, उसके बदले में ही आपको ये वस्तु दी जाएगी। आपको कोई सेवा खरीदनी है तो भी उसके बदले आपको क्या करना है, मुद्रा देनी होगी। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है, क्रय विक्रय का माध्यम है। कोई भी चीज देने से पहले मुद्रा देनी आवश्यक है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु मुद्रा क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, धातु मुद्रा आपसे जरूर पूछेगा। तो मुद्रा और धातु मुद्रा क्या है और उसके प्रकार क्या है ये आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो धातु मुद्रा होती है उसको सिक्का भी कहते हैं। जैसे हमारे भारत में सिक्का भी चलता है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का आपने देखा है, 2 रुपए का सिक्का, तो वही धातु मुद्रा होती है जो धातु से बनी हो। एक तो कागजी मुद्रा होती है जो कागज से बनी होती है, जिसको नोट आप कहते हैं, नोट भी आप देखते हैं। और धातु मुद्रा मतलब सिक्के। तो धातु मुद्रा जब आपसे पूछेगा तो आप हेडिंग डालिएगा धातु मुद्रा या सिक्के। इस तरीके से आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे। किसी धातु यानी कि सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि, ये सब क्या है? धातु है। इन सब धातुओं की बनी हुई मुद्रा को ही धातु मुद्रा कहते हैं। बोलचाल में ऐसी मुद्रा को सिक्का यानी कॉइन कहकर पुकारते हैं। तो ये बात याद रखिए कि सोना हो, चांदी हो, निकिल हो, तांबा, इन सब से बनी हुई मुद्रा उसको धातु मुद्रा कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हम उसको सिक्का कहते हैं। आज के टाइम में तो सोने चांदी का सिक्का नहीं चलता, बाकी अदर जो धातु है उससे बने सिक्के चलते हैं। धातु मुद्रा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रामाणिक सिक्का। देखिए, जो प्रामाणिक सिक्का है इसे प्रधान मुद्रा भी कहा जाता है। यह सिक्के जो है प्रायः चांदी या सोने के बनाए जाते हैं, जो कानून के द्वारा निश्चित वजन तथा शुद्धता के होते हैं। इन सिक्कों पर अंकित मूल्य यथार्थ मूल्य के बराबर होता है। फिलहाल जो प्रामाणिक सिक्के हैं ये चलन में नहीं है। जो प्रामाणिक सिक्का होता है उस पर जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपके सामने 5 रुपए का सिक्का है तो अगर आप उसको देंगे दुकानदार को तो वो आपको 5 रुपए की ही वस्तु देगा। 5 का सिक्का के बदले वो आपको 10 रुपए की तो कोई वस्तु नहीं देगा, तो वो उसका अंकित मूल्य है। यथार्थ मूल्य का मतलब कि 5 रुपए का तो सिक्का है और उसको बनाने में भी 5 रुपया ही खर्चा आया है। अगर 10 रुपए का सिक्का है तो उसको बनाने में भी 10 रुपया ही खर्चा आया है, तो वो यथार्थ मूल्य है। अंकित मूल्य कि जितने का सिक्का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है। यथार्थ मूल्य कि उस सिक्कों को जब बनाया गया है, तो यथार्थ का मतलब जो वास्तव में उसका मूल्य है, बनाने में जो खर्चा आया है, वो दोनों बराबर होता है। और फिलहाल जो है प्रामाणिक सिक्के चलन में नहीं है, क्योंकि ये सोने चांदी के बने होते हैं और इस टाइम सोने चांदी का कोई सिक्का नहीं चल रहा है। धातु मुद्रा का जो दूसरा प्रकार है वो है सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन कॉइन। देखिए, इन सिक्कों का जो अंकित मूल्य है उनके यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। अंकित मूल्य का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो उस पर 1 रुपया लिखा है, तो आप समझ गए कि 1 रुपए का सिक्का है और जो इससे मुझे केवल 1 रुपए की एक ही टॉफी मिल पाएगी, 2 नहीं मिलेगी। लेकिन उसको जिस धातु से बनाया गया है उसको बनाने में 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया है, तो उसका जो यथार्थ मूल्य है वो कम है, उसका अंकित मूल्य क्या है? ज्यादा है। जबकि आपने पीछे जो प्रामाणिक सिक्का देखा, प्रामाणिक मुद्रा देखा,
उसमें यथार्थ मूल्य अंकित मूल्य दोनों बराबर होता है, जबकि सांकेतिक में नहीं होता। अंकित मूल्य ज़्यादा है, यथार्थ मूल्य कम होता है। जबकि आप 1 रुपये का सिक्का दे करके 1 रुपये की वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में 1 रुपये का भी धातु नहीं लगा होगा। यह देश की प्रधान मुद्रा नहीं होती है, यह केवल देश की सहायक मुद्रा होती है। इन सिक्कों की ढलाई जो है स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात जनता को यह अधिकार नहीं होता कि वो स्वयं सिक्के डलवा सके। सिक्के डलवाने का अधिकार जनता के पास नहीं होता, यह अधिकार केवल सरकार अपने तक ही सीमित रखती है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजीवादी से आप क्या समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जब मैं आपकी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही थी। पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी वह आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें जो उत्पादन का साधन होता है उस पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह संगठन या आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों को व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। इससे बड़े बड़े उद्योग धंधे जो होते हैं पर बड़े बड़े उद्योगपति का अधिकार होता है, उसका निजी अधिकार होता है, क्योंकि वो उसकी स्वयं की पूंजी से बनाया जाता है और वो उसमें लेबर को रख करके, मजदूर को रख करके प्रोडक्शन करवाता है, उत्पादन कराता है। तो उस पर अधिकार किसका है? उस व्यक्ति का जिसने अपनी पूंजी लगाई है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर एक उस व्यक्ति का अधिकार होता है, उस व्यक्ति का निजी अधिकार होता है जिसने उस उद्योग धंधे को बनाने में अपनी स्वयं की पूंजी लगाई है। तो उस पर और जो उसके उत्पादन है उन सब पर उसका ही चलता है, उसकी मर्जी चलती है, वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको उपयोग करता है और उसको यूज करने में वो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। उस पर किसी का रोक टोक नहीं होता, क्योंकि स्वयं की पूंजी से वो अपना उत्पादन करवा रहा होता है। तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका देश में वास्तविक रूप से चलन होता है। इसमें सिक्के व कागजी नोट दोनों शामिल होते हैं। मतलब जो देश के अंदर चल रही मुद्रा है वो वास्तविक मुद्रा होती है। इसमें सिक्के भी होते हैं, कागज नोट भी होता है। और किन्स जो महोदय हैं, किन्स ने इसे मुख्य मुद्रा कहा है, जबकि बेनहम ने इसे चलन की इकाई कहा है। ये अलग अलग विद्वान हैं। किन्स महोदय ने कहा है जो वास्तविक मुद्रा है वो मुख्य मुद्रा है, जबकि बेनहम महोदय ने कहा है कि ये चलन की इकाई है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेपो दर क्या होती है। ये अक्सर शॉर्ट में पूछ देता है, रेपो दर क्या है। तो मनी कॉल बाजार में वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आरबीआई से अल्पकालीन उधार लेते हैं और इसी उधारी पर आरबीआई जो है ब्याज दर लेता है, उसी को रेपो दर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक कहिए या व्यापारिक बैंक कहिए, ये अपनी तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई उससे उधार लेते हैं। तो जब भी बैंक से उधार लिया जाता है तो बैंक उस पर ब्याज लेता है। तो जब आरबीआई उन वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज लेता है, उसी ब्याज दर को रेपो दर कहा जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा दोनों आपको तैयार रखना है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र मुद्रा जिसको इंग्लिश में पेपर मनी कहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने आंसर में हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि पत्र मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले चीन में 9वीं शताब्दी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है, जीके का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि पत्र मुद्रा जो है या कागजी मुद्रा जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, तो चीन में किया गया। तो भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल में किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में सबसे पहले वहीं पर पत्र मुद्रा का निर्गमन किया गया भारत के अंदर। ये बात याद रखिएगा। पत्र मुद्रा का आशय सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित कागजी नोटों से है। सरकार या केंद्रीय बैंक, क्योंकि केंद्रीय बैंक सरकार के अंडर में होता है, तो केंद्रीय बैंक हमारे भारत का कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो जो नोट आप देखते हैं 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, वो क्या है, वो पत्र मुद्रा है, वो कागजी नोट है। इन नोटों पर अंकित मूल्य के भुगतान का वचन सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है। उस पर वचन होता है ना, आपने देखा है नोटों पर, तो वही पत्र मुद्रा होती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। अर्थशास्त्र का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय
ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए, किसी देश के उत्पत्ति के साधनों के द्वारा किसी एक निश्चित समय अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब जितनी भी उत्पादित की गई वस्तु और सेवा है, उन सब के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से लेकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक की जो अवधि होती है उसको वित्तीय वर्ष माना जाता है। और जितने भी व्यवसाय होते हैं वो सब अपना जो लेखा जोखा करते हैं, जितना भी अपना हिसाब किताब रखते हैं, वो कब से करते हैं? 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और 31 मार्च को खाता क्लोज होता है। और इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय आय का भी आकलन किया जाता है कि कितनी राष्ट्रीय आय पूरी हुई है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और तीनों पर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद का सम्मिश्रण है। देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन है उस पर सरकार का अधिकार होता है, ताकि समाज में समानता और एकता बनी रहे। जबकि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित, तो ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र जो है साथ साथ काम करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहती है और अर्थव्यवस्था में किसी एक क्षेत्र का एकाधिकार स्थापित नहीं हो पाता। मतलब न पूंजीवादी न समाजवाद दोनों का एकाधिकार अलग अलग नहीं स्थापित होता, बल्कि दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों क्षेत्र अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की जो मात्रा है वह गुणों में वृद्धि होती रहती है। तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखो, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका अंतिम भार उस व्यक्ति को पड़ता है जो राज्य को कर देता है। जिस व्यक्ति से कर वसूला जाता है उसी पर कर चुकाने का अंतिम भार होता है, और वो व्यक्ति अपने इस कर का बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है कि मतलब जो कमाई कर रहा है, देखो कर किस पर दिया जाता है, जो आय होती है व्यक्ति की, उसी आय पर सरकार के द्वारा कुछ टैक्स लिया जाता है। तो उस टैक्स को मतलब प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जिसने कमाई की, जिस व्यक्ति ने आय की है, उसी की आय पर डायरेक्ट कर लगता है और उस व्यक्ति को ही वो कर प्रत्यक्ष रूप से चुकाना होता है। वो ऐसा नहीं कह सकता कि आय मेरी है, कोई और टैक्स चुकाए। जो कमा रहा है वही डायरेक्ट टैक्स चुकाएगा, सरकार को देगा, तो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनकम टैक्स जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष कर का, जबकि जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रामान से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रामान के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, तो आप इसको तैयार रखिएगा। मुद्रामान, जिसको इंग्लिश में मॉनेटरी स्टैंडर्ड कहते हैं, मुद्रामान जो है किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं, जिसके अंतर्गत देश में चलने वाली मुद्राओं का प्रकार, रक्षित कोष और परिवर्तनशीलता तथा मुद्रा संबंधी सभी नियम व व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। तो मुद्रामान क्या है, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की जो संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था है उसी को मुद्रामान कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि देश में चलने वाली जो मुद्रा है उसका प्रकार, उसका रक्षित कोष या उसमें जो परिवर्तनशीलता होगी या मुद्रा संबंधी जितने भी नियम और व्यवस्था होगी वो सब कुछ मुद्रामान के अंदर होती है। मुद्रामान एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके तहत किसी देश में मुद्रा की गुणवत्ता, मात्रा और विनिमय मूल्य को नियंत्रित किया जाता है। यह उस मानक मुद्रा को संदर्भित करती है जो किसी देश में लेन देन और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्व यानी लोक वित्त से क्या आशय है? राजस्व या लोक वित्त बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, और आपके पेपर का ही नाम है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो ये प्रश्न भी आपसे ज़रूर पूछेगा।
बैंक के बारे में भी सब कुछ पूछेगा, लोक वित्त के बारे में भी पूछेगा और मुद्रा के बारे में भी पूछेगा। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आज की इस महासंग्राम वीडियो के अंदर आपको बता रही हूँ। तो राजस्व या लोक वित्त ज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं एवं सरकार की आय होती है और जो व्यय होती है व्यय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो उन्हें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करनी पड़ती है। सार्वजनिक संस्थाओं एवं सरकार का आशय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय सरकारों से होता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल्यमान से क्या आशय है। मूल्यमान भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैं आपकी क्लासेस करा रही थी। मुद्रामान और मूल्यमान ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मूल्यमान को भी आप तैयार रखिएगा। मूल्यमान जिसको स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, मूल्यमान से आशय उस मौद्रिक इकाई से होता है जो मूल्य मापन के आधार के रूप में कार्य करती है तथा जिसमें किसी देश की समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मापा जाता है। जैसे अमेरिका में डॉलर है, रूस में रूबल है, इंग्लैंड में पाउंड, जर्मनी में मार्क, फ्रांस में फ्रैंक तथा भारत में रुपया मूल्य मापक के उदाहरण हैं। इस प्रकार मुद्रामान एक व्यापक शब्द है और मूल्यमान इसका केवल एक अंग है। तो जो मुद्रामान होता है एक बहुत ही व्यापक शब्द है और जो मूल्यमान है ये क्या है कि मूल्य मापन के आधार के रूप में काम करता है और ये मूल्यमान जो है मुद्रामान के एक अंग के रूप में काम करता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर से क्या आशय है। कर का मतलब टैक्स। तो टैक्स क्या होता है ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा और टैक्स कितने तरह का है ये भी पूछेगा। तो मैंने आपको तो बता ही दिया है कि टैक्स दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कर व्यक्ति द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान होता है। मतलब कि कर जो है हर व्यक्ति को देना है और एक ये ऐसा भुगतान होता है, अनिवार्य भुगतान जो सरकार को देना होता है और इसके बदले किसी लाभ की इच्छा नहीं कर सकता। कर का भुगतान करता कर देने के बदले सरकार से किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर सकता क्योंकि कर हर किसी को देना अनिवार्य है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं कर दे रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कुछ विशेष सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेशम का नियम क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेशम का नियम आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा और ग्रेशम का नियम जो आपका चैप्टर है इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जिन लोगों ने क्लासेस हमारे साथ की हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ अपना तैयार कर लिया है। तो ग्रेशम का नियम आपको एकदम रट के जाना है क्योंकि ये हर साल एग्जाम में दिया जाता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। ग्रेशम का जो नियम है यह नियम सर थॉमस ग्रेशम के नाम से प्रचलित है क्योंकि सर थॉमस ग्रेशम ने ही ग्रेशम का नियम दिया है। सर थॉमस ग्रेशम जो थे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के वित्तीय सलाहकार थे 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो क्या होता है ग्रेशम का नियम, इसके बारे में आपको और अच्छे से बताती हूँ। देखिए जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने देखा कि चलन में केवल खराब मुद्रा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी देश में अच्छी मुद्रा, अच्छी का मतलब बढ़िया, तथा बुरी यानी घटिया दो प्रकार की मुद्राएं साथ साथ प्रचलन में हो तो घटिया मुद्रा में बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जो घटिया मुद्रा है वो बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। ग्रेशम के इस कथन को ही ग्रेशम का नियम कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो महारानी एलिजाबेथ जो थी उन्होंने क्या किया कि देखा कि चलन में केवल बुरी मुद्रा है, इसके लिए उन्होंने नई नई अच्छी अच्छी मुद्राओं का निर्गमन कराया और उसको चलन में लेकर आती हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि चलन में से जितनी भी अच्छी नई मुद्रा आई थी वो सब गायब हो जाती है और बुरी मुद्रा चलन में रह जाती है। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट अपने वित्तीय सलाहकार सर थॉमस ग्रेशम से कहती हैं यही बात कि अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो गई और बुरी मुद्रा अभी भी चलन में है, तो ऐसा क्यों है, इसका कोई समाधान बताइए। तो सर थॉमस ग्रेशम कहते हैं महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से कि जो मुद्रा होती है अगर अच्छी और बुरी मुद्रा दोनों एक साथ चल रही हो तो जो बुरी मुद्रा होती है उसके पास ये ताकत है, ये प्रवृत्ति है कि वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। इसका उदाहरण मैं आपको देकर समझाती हूँ। आपके पास दो नोट हैं, दोनों 100 के ही नोट हैं। एक नोट एकदम नया है, कड़ा हुआ है, मतलब एकदम अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी ही ये बनाया गया हो, निर्गमित किया गया हो। और एक नोट आपके पास 100 का है, वो एकदम लूज हो गया, थोड़ा कट फट गया है। तो आप जब दुकानदार के पास खरीदने जाते हैं तो पहले कौन सा नोट देंगे, अच्छा वाला या बुरा वाला? ऑफ कोर्स आप बुरा वाला ही देंगे।
तो वही मतलब है कि अच्छी मुद्रा चलन में नहीं रहती, अच्छी मुद्रा लोगों के पास ही रह जाती है, बुरी मुद्रा चलन में रह जाती है। वही है ग्रेशम का नियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विधातुमान से आप क्या समझते हैं। तो द्विधातुमान क्या है, ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लासेस के टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर पूछता है। द्विधातुमान एक ऐसी मौद्रिक व्यवस्था होती है जिसमें मानक मुद्रा के रूप में दो धातुओं जैसे सोना चांदी का प्रचलन रहता है, जिसका स्वतंत्र रूप से टंकण होता है। दोनों मुद्राओं में असीमित विधिग्राह्यता, लिखित तथा धात्विक मूल्य पाया जाता है। दोनों में विनिमय के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, तो वो द्विधातुमान मुद्रा होती है। मतलब सोने चांदी दोनों की मुद्रा द्विधातुमान मुद्रा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रा मूल्य का अर्थ लिखिए। मुद्रा मूल्य क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एग्जाम में पूछता भी है। मुद्रा मूल्य क्या है? मुद्रा की एक निश्चित मात्रा में हम वस्तुओं अथवा सेवाओं की जितनी मात्रा प्राप्त करते हैं उससे ही मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से, मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये पेन 10 रुपए का है तो इस पेन को खरीदने के लिए हमें 10 रुपया ही चुकाना होगा दुकानदार को। अगर हम 9 रुपया भी दें तो वो हमें नहीं देगा, 10 रुपया देंगे तभी देगा। तो मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से हमें जितनी भी वस्तु या सेवा प्राप्त होती है उसे हम मुद्रा की क्रय शक्ति कहते हैं। अगर 1000 रुपये का कोई कपड़ा है तो 1000 रुपया देंगे तभी मिलेगा। तो क्रय शक्ति क्या है, मतलब जितने की उसकी कीमत है उतना ही हमें चुकाना है। यदि मुद्रा की एक निश्चित मात्रा व्यय करने के बाद हम पहले की तुलना में वस्तुओं अथवा सेवाओं की कम मात्रा प्राप्त कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि मुद्रा के मूल्य में कमी आई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ये पेन 10 रुपये दिया और 10 रुपये का एक पेन आपको मिला, लेकिन आपने 10 रुपया दिया और आपको पेन ना मिले, तो पेन ना मिले तो क्या है कि उतनी ही मुद्रा आप चुका रहे हैं, उतनी मुद्रा ही आप व्यय कर रहे हैं, उतनी मुद्रा ही खर्च कर रहे हैं, मगर पहले की तुलना में आपको वस्तु या सेवा कम मिल रही है। मुद्रा का मतलब मूल्य कम हो चुका है, मुद्रा मूल्य गिर चुका है। इस वजह से उतना रुपया चुकाने पर भी आपको पहले की तुलना में कम वस्तु या सेवा मिल रही है, उसी को मुद्रा मूल्य कहते हैं। मुद्रा मूल्य का मतलब यही है कि जितने की कीमत हो उतना आपको चुका कर लेना है, और अगर आप उतना ही चुका रहे हैं मगर आपको उतनी पहले की तुलना में वस्तु कम मिल रही है तो मतलब मुद्रा का मूल्य गिर चुका है, कम हो चुका है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक को परिभाषित कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक आपको एकदम रट करके जाना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। केंद्रीय बैंक का अर्थ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है और हमारे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सरकार की आर्थिक क्रियाएं भी जो हैं वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही संचालित होती हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक है वह बैंक होता है जो देश के व्यापक आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा तथा साख को नियंत्रित करता है। इस बैंक को संबंधित देश के विशेष अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो केंद्रीय बैंक होता है तो हर देश में होता है और हर देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक है उसका निर्माण करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए उसके लिए एक विशेष अधिनियम होता है। जैसे हमारे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, तो आरबीआई का जो एक्ट है उसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई है। तो हर देश में उसका एक अधिनियम होता है, उसके द्वारा ही उसको कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं जो देश के अन्य किसी बैंक को प्राप्त नहीं होती। मतलब हर देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक होता है उसके पास अलग शक्तियां, अलग अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो उस देश के अन्य किसी बैंक को प्राप्त नहीं होते। इसे केंद्रीय बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र में केंद्रीय स्थान होता है। एक डेफिनेशन है कैंट महोदय के अनुसार, ये लिखते हैं कि केंद्रीय बैंक ऐसी संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार तथा संकुचन का कार्य दिया गया है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जब आपसे लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि केंद्रीय बैंक को परिभाषित करते हुए केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये दोनों टॉपिक तैयार रखना है, केंद्रीय बैंक के बारे में भी और उसके कार्यों को भी। तो
प्रोफेसर डी कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के 7 कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है नोट निर्गमन का अधिकार। देखो, हर देश के अंदर जो नोटों का निर्गमन होता है वो उस देश का केंद्रीय बैंक ही करता है। जैसे हमारे भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो हमारे भारत के अन्य किसी बैंक के पास तो ये अधिकार नहीं है ना कि वो नोटों की छपाई कर ले, नोटों का निर्गमन कर ले। नहीं है। किसके पास है? केवल आरबीआई के पास है। तो उसी तरीके से हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके पास नोटों को निर्गमन करने का अधिकार होता है, जो उस देश के अन्य किसी बैंक के पास नहीं होता। केंद्रीय बैंक का दूसरा कार्य है सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार। किसी भी देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक होता है वो उस देश की सरकार का बैंकर होता है, उसके लिए एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और वो केंद्रीय बैंक जो होता है सरकार का सलाहकार भी होता है, जो सरकार को वित्तीय मामले में सलाह भी देता है। केंद्रीय बैंक का तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक। देखो, जो केंद्रीय बैंक होता है वो उस देश के हर बैंक का बैंक होता है, और उस देश में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी का खाता केंद्रीय बैंक में खुला होता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों का बैंक होता है, और आवश्यकता पड़ने पर अदर सभी बैंक केंद्रीय बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अगला आपका कार्य है केंद्रीय बैंक का विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी होता है। इसका 5वां कार्य है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है, मतलब अदर किसी बैंक को अगर जरूरत पड़ गई ऋण की तो वो केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकता है। केंद्रीय बैंक का 6वां कार्य है समाशोधन एवं स्थानांतरण सुविधा भी ये प्रदान करता है, और इसका 7वां इम्पोर्टेंट कार्य है कि ये साख नियंत्रण भी बनाता है। बैंक और देश की साख नियंत्रण बनाए रखने का काम किसका है? केंद्रीय बैंक का ही होता है। तो केंद्रीय बैंक के ये 7 इम्पोर्टेंट कार्य है प्रोफेसर डी कॉक के अनुसार, तो इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये जरूर पूछेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जिसमें उत्पादन और वितरण का नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, मतलब उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर सरकार का ही अधिकार होता है। इसका उद्देश्य आर्थिक समानता बनाए रखना होता है, क्योंकि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होगा तो समाज के अंदर आर्थिक समानता बनी रहेगी और लोग मिलजुल कर काम करेंगे। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वाणिज्यिक बैंक को परिभाषित कीजिए। दोनों तरीके से पूछेगा, तो व्यापारिक या वाणिज्यिक बात एक ही है, जिसको इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। व्यापारिक बैंक का आशय उन बैंकों से है जिसमें जनता अपना अधिक जो पैसा होता है उसको विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जमा कर देती है तथा बैंक उन पैसों पर कम मात्रा में ब्याज भी देती है। यह बैंक वही पैसा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण के रूप में दे देती है। इस प्रकार का कार्य करने वाले बैंक को व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं या व्यापारिक बैंक कहते हैं। मतलब इसके बहुत सारे नाम है, व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, मिश्रित पूंजी बैंक, संयुक्त पूंजी बैंक, इसके अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अभी मैंने जो बोला है बैंकों के अलग अलग नाम। ये बहुत आसान है, उम्मीद कर रही हूँ आप समझे होंगे। देखिए, व्यापारिक बैंक वो बैंक होता है जिसमें हम जनता जो है खाता खोलकर अपने पैसों को जमा करते हैं और उन पैसों पर बैंक हमें ब्याज देता है। तो हमने जो पैसा बैंक के पास जमा किया है तो अब बैंक क्या करता है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो ऋण के रूप में दे देता है। आप तो ये जानते ही हैं कि बैंक का काम है पैसे को जमा करना और ज़रूरतमंद को ऋण देना। तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो ऋण भी दे देता है अल्पकालीन या दीर्घकालीन रूप में, मतलब कम समय के लिए भी लंबे समय के लिए भी वो ऋण के रूप में दे देता है। और अगर आपको अपने पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आप बैंक जाते हैं निकाले, तो बैंक ये नहीं कहेगा हमने फलां आदमी को आपका पैसा दे दिया है, वो तुरंत आपको आपका पैसा देगा जितना भी आप बैंक से मांगते हैं अपना पैसा। तो क्या है कि बैंक अपनी शाख भी बनाए रखता है। व्यापारिक बैंक जो है मुद्रा का व्यापार करता है। व्यापारिक बैंक शाख निर्माण का भी काम करता है।